तो आज बात करते हैं अंग्रेजी मुहावरों की। चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। पहला है अ हॉर्नेट्स नेस्ट। शाब्दिक मतलब है ततैया का छत्ता और इसका इस्तेमाल होता है किसी ऐसी स्थिति के लिए जिसमें खतरा ही खतरा हो। हाँ। जैसे अभी वेतन वृद्धि मांगना मैनेजमेंट के साथ ततैया का छत्ता छेड़ने जैसा होगा। ये तस्वीर दिमाग में एकदम बैठ जाती है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां हाथ डालते ही हमला होना तय है। हाँ। और यहाँ हमला शब्द बहुत जरूरी है। ये एक सक्रिय बाहरी खतरा है। इसकी तुलना अगर हम करें और हॉट पोटैटो से, यानी गरम आलू, हाँ, गरम आलू। तो फर्क साफ दिखता है। गरम आलू भी एक मुश्किल है, एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा जिसे कोई छूना नहीं चाहता। सही। जैसे नई टैक्स नीति संसद में एक हॉट पोटैटो बन गई है, लेकिन यहाँ खतरा बाहरी हमले का नहीं है। नहीं। यहाँ खतरा जिम्मेदारी लेने का है, हाथ जलने का डर है। सब उसे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं। ये दिलचस्प है। और इसी सिलसिले में एक और तस्वीर है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ताश का घर। हाँ, ये तो हम सब ने कभी ना कभी बनाया होगा। बनाया भी होगा और गिराया भी होगा। हाँ, एक बहुत ही नाजुक योजना या ढांचे के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कोई ऐसी चीज जो बाहर से तो शायद ठीक ठाक दिखे, पर अंदर से इतनी खोखली हो कि जरा से मुश्किल आने पर ढह जाए। हाँ, जैसे उनकी पूरी वित्तीय योजना ताश का घर निकली, जो बाजार की पहली ही गिरावट में ढह गई। बिल्कुल। अच्छा। ये धोखे की बात भी करता है। ताश का घर दूर से एक असली इमारत जैसा लग सकता है। हाँ, सही बात है। ये उस तनाव को पकड़ता है जो किसी खोखली चीज को बनाए रखने में लगता है। आपको हर पल डर है कि कभी हवा का झोंका आएगा और सब बिखर जाएगा। तो ये तीनों मुहावरे, हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉट पोटैटो, हाउस ऑफ कार्ड्स, हालात की अलग अलग परतें दिखा रहे हैं। सक्रिय खतरा, टलती हुई जिम्मेदारी और नाजुक धोखा। बिल्कुल। ये तो हुए बाहरी हालात, पर इन हालातों का हम पर, मतलब इंसान पर क्या असर होता है, इसके लिए भी कुछ बहुत शक्तिशाली मुहावरे हैं? जैसे अ किक इन द टीथ। हाँ। इसका शाब्दिक मतलब है दांतों में लात। बहुत मजबूत तस्वीर है ये। हाँ, ये किसी बहुत गहरी निराशा या बड़े आघात के लिए इस्तेमाल होता है। और इस मुहावरे में जो हिंसा की तस्वीर है वो इसके असर को बहुत गहरा बना देती है। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, नहीं। ये एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है। जैसे स्रोत का उदाहरण है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद कॉन्ट्रैक्ट खो देना, अ किक इन द टीथ जैसा था। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत का अपमान हुआ है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अ लीन पीरियड। दुबला दौर। हाँ, दुबला दौर, जो उस तंगी और कमी के समय को दिखाता है, जो अक्सर ऐसी निराशाओं के बाद आता है। और जब ये सारी मुश्किलें, ये हॉट पोटैटोज, ये किक्स इन द टीथ एक साथ आ जाती हैं तो उसके लिए एक मुहावरा है अ लॉट ऑन योर प्लेट। आपकी थाली में बहुत कुछ होना। यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां एक साथ। मुझे ये थाली वाली तस्वीर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये मुश्किलों के बोझ को एक बहुत ही घरेलू और व्यक्तिगत रूप दे देती है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये आपकी थाली का वजन है। बिल्कुल। आपकी थाली का वजन है जिसे आपको उठाना है। ये दिखाता है कि भाषा कैसे बड़े बड़े बोझ को एक छोटी सी समझ आने वाली तस्वीर में समेट लेती है। तो हमने देखा कि मुहावरे बाहरी मुश्किलों और उनके अंदरूनी असर को कैसे दिखाते हैं। पर इन मुश्किलों का सामना कौन करता है? इंसान। और भाषा के पास इंसानों को भी अलग अलग खांचों में बांटने का एक कमाल का तरीका है। हाँ, और ये बहुत मजेदार है कि कैसे एक दो शब्दों में किसी के पूरे व्यक्तित्व का सार बता दिया जाता है। बिल्कुल। चलिए एक नकारात्मक से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला है अ लाफिंग स्टॉक। हंसी का पात्र। हाँ, हंसी का पात्र। कोई ऐसा व्यक्ति या चीज जिसका सब मजाक उड़ाए। जैसे उसके अजीब से कपड़ों ने उसे पार्टी में हंसी का पात्र बना दिया। ये किसी के सामाजिक रूप से उपहास का विषय बन जाने की स्थिति है। इसमें एक तरह की बेचारगी भी है। और इसकी तुलना कीजिए एक बिल्कुल विपरीत, बहुत ही सकारात्मक मुहावरे से, अ लाइव वायर। एक जिंदा तार। एक जिंदा तार। ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो ऊर्जा और जोश से भरा हो, हमेशा सक्रिय। अच्छा। जैसे हमारी नई टीम लीडर एक लाइव वायर है, उनके आने से काम में जान आ गई है। तो एक तरफ हंसी का पात्र है जो निष्क्रिय है, हाँ, जिस पर चीजें हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक जिंदा तार है जिसमें से ऊर्जा बह रही है, जो चीजों को करवा रहा है। ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। और इसी सिलसिले में एक खास समूह है जिसका जिक्र करना जरूरी है, मैन ऑफ से शुरू होने वाले मुहावरे। हाँ। हमारे पास ऐसे 4 हैं। पहला है अ मैन ऑफ लेटर्स। अक्षरों का आदमी। हाँ। इसका मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये एक पहचान है। ये उस समाज की सोच को दिखाता था जहां ज्ञान और साहित्य की इतनी इज्जत थी कि वो किसी का परिचय बन जाता था। सही बात। आज के जमाने में शायद हम इसे अ पर्सन ऑफ लेटर्स कहेंगे, लेकिन भाव वही है, विद्वता एक गुण है। दूसरा है अ मैन ऑफ मीन्स। साधनों वाला आदमी, यानी एक अमीर व्यक्ति। हाँ, पर यहां भी सिर्फ अमीर होना नहीं है। मीन्स या साधन शब्द में एक तरह की शक्ति और प्रभाव का इशारा है। अच्छा। ये वो पैसा है जो कुछ कर सकता है, जो असर डाल सकता है। तीसरा अ मैन ऑफ स्पिरिट। आत्मा का आदमी, एक साहसी और उत्साही व्यक्ति को दर्शाता है। ये किसी के अंदर की आग की बात कर रहा है, हिम्मत और जुनून,
ये सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है, नहीं, बल्कि उस एक्शन के पीछे की इच्छा शक्ति है। और इसका ठीक उल्टा है चौथा मुहावरा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तिनके का आदमी। हाँ, तिनके का आदमी, एक कमजोर, बेअसर और बिना किसी प्रभाव वाला व्यक्ति। ये तस्वीर कितनी साफ है। बिल्कुल, एक ऐसा आदमी जो हवा के एक झोंके से उड़ जाए। और ये चारों मुहावरे मिलकर एक तरह का सामाजिक खाका तैयार करते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि किसी पुराने समय में समाज किसी आदमी को इन्हीं 4 पैमानों पर तौलता था। क्या वो विद्वान है? लेटर्स। क्या वो अमीर और प्रभावशाली है? मीन्स। क्या वो साहसी है? स्पिरिट। या फिर वो कुछ भी नहीं है, बस एक तिनका है, स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, भाषा यहाँ समाज का आईना बन जाती है। पर क्या ये मैन ऑफ वाले मुहावरे आज के जमाने में थोड़े पुराने नहीं लगते? क्या आज भी हम लोगों को इन्हीं खांचों में देखते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। शायद ये शब्द अब उतने आम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मूल श्रेणियां हैं, हाँ। ये आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम आज भी ज्ञान, दौलत और हिम्मत की इज्जत करते हैं और कमजोरी को नीची नजर से देखते हैं। बिल्कुल, बस शायद हमारे पास अब उन्हें बयां करने के लिए नए शब्द और मुहावरे आ गए हैं। सही है। तो हमने लोगों को कैटेगराइज कर लिया, अब देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। अक्सर बहुत घुमा फिरा कर। हाँ, यहीं पर बातचीत से जुड़े मुहावरे आते हैं, जैसे अ लेम एक्सक्यूज, लंगड़ा बहाना। लंगड़ा बहाना। इस तस्वीर में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। एक ऐसा बहाना जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसमें जान नहीं है। बिल्कुल, कोई ऐसी वजह जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो। ये कितना सटीक वर्णन है। और इससे एक कदम आगे बढ़कर एक और बहुत ही दिलचस्प मुहावरा है, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बाएं हाथ की तारीफ। हाँ, बाएं हाथ की तारीफ। ये तारीफ के भेष में किया गया अपमान है। और ये दिखाता है कि भाषा कितनी सूक्ष्म और खतरनाक हो सकती है। ये भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन उसे एक तोहफे के डिब्बे में लपेट कर देना। सीधी आलोचना से ज्यादा चुभने वाली बात। बहुत ज्यादा। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। उसे आश्चर्यजनक रूप से सक्षम कहना असल में एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट था। हाँ। यहाँ ये आश्चर्यजनक रूप से शब्द ही सारा खेल कर रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हमें तो तुमसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। सुनने में तारीफ पर असल में अपमान। बिल्कुल, ये पैसिव अग्रेसिव बातचीत का बेहतरीन उदाहरण है। सही। और बातचीत में राज छिपाने का भी अपना मजा है। उसके लिए एक बहुत प्यारा मुहावरा है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। हाँ। यानी किसी चिड़िया ने बताया। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको ये नहीं बताना चाहते कि आपको कोई जानकारी कहाँ से मिली। जैसे तुम्हें सरप्राइज पार्टी के बारे में कैसे पता चला? अरे बस समझ लो, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। हाँ, ये तो हर ऑफिस या दोस्तों के ग्रुप का अनऑफिशियल मोटो होना चाहिए। सही बात है। ये दिखाता है कि हम जानकारी के स्रोत को छिपाने के लिए कितने प्यारे और काव्यात्मक तरीके इजाद कर लेते हैं। ये तीनों मुहावरे, लंगड़ा बहाना, उल्टे हाथ की तारीफ और चिड़िया का राज, दिखाते हैं कि हम सीधी सपाट बातचीत के अलावा कितने तरीकों से संवाद करते हैं। हम बातें छिपाते हैं, घुमा फिरा कर कहते हैं और बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। बातचीत की इन बारीकियों से अब चलते हैं जिंदगी की कुछ बड़ी सच्चाइयों की तरफ, जिनके बारे में भी मुहावरे बहुत कुछ कहते हैं। जैसे स्वभाव के बारे में एक बहुत मशहूर मुहावरा है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। हाँ। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का मूल स्वभाव या चरित्र कभी नहीं बदलता। हिंदी में भी इसके कई रूप हैं, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ बिल्कुल, इस मुहावरे में एक तरह की अंतिम राय या फैसला है। ये कह रहा है कि बदलाव संभव नहीं है, कोशिश करना बेकार है। इसमें थोड़ी सी निराशा भी छिपी है। हाँ है। और जहां ये मुहावरा संभावना को खत्म कर देता है, वहीं एक और मुहावरा है जो कम संभावना की बात करता है लेकिन उम्मीद को जिंदा रखता है। अच्छा। अ लॉन्ग शॉट, दूर का शॉट। एक दूर का शॉट। ये एक ऐसी कोशिश या अंदाजे के लिए इस्तेमाल होता है जिसके सफल होने की उम्मीद बहुत ही कम हो। जैसे किसी बहुत ही मुश्किल परीक्षा को पास करना एक लॉन्ग शॉट हो सकता है, पर लॉन्ग शॉट का मतलब इम्पॉसिबल शॉट नहीं है। सही। ये उम्मीद की एक किरण है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये तेंदुए वाले मुहावरे के ठीक विपरीत है, जो कहता है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल। घोड़ियां घोंसला नहीं बनाती, तो ये तस्वीर ही अपने आप में एक भ्रम है। और यही इसका मतलब है, कोई झूठी खोज या बहुत ही उलझी हुई और भ्रामक स्थिति। जैसे पुलिस की जांच एक मेज नेस्ट निकली, सारी मेहनत के बाद पता चला कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था। ये उस एहसास को पकड़ता है जब आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो असल में है ही नहीं। एक तरह का धोखा, पर खुद के साथ। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में हमारे पास 2 और मुहावरे बचे हैं जो भावनाओं और समय के बारे में है। ठीक है। पहला है अ गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की लहर। हाँ, आभार की लहर। ये साधारण थैंक यू से बहुत ज्यादा है। गश शब्द का मतलब है किसी तरल पदार्थ का तेजी से बिना रुके बहना। तो ये कृतज्ञता की एक ऐसी मजबूत, अचानक आई हुई भावना है जिसे आप रोक नहीं सकते। ये दिल से निकलती है, दिमाग से नहीं। और आखिरी है अ मंथ ऑफ संडेज, रविवारों का एक महीना। इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय के लिए होता है, जैसे इस काम को खत्म होने में तो अ मंथ ऑफ संडेज लग जाएंगे। ये समय को मापने का कितना काव्यात्मक तरीका है ना? रविवार आराम का, छुट्टी का दिन होता है जो धीरे धीरे गुजरता है, तो एक महीना जिसमें सिर्फ रविवार हो वो तो कभी ना खत्म होने वाला समय लगेगा। हाँ। ये दिखाता है कि हम समय को सिर्फ घड़ी से नहीं, अपनी भावनाओं से भी नापते हैं। अ नाइट आउल मतलब रात का उल्लू। स्रोत में लिखा है कि कोई है जिसे देर रात तक असाइनमेंट पर काम करना पसंद है,
मैं तो पक्का हूँ। मैं भी उसी गिनती में आता हूँ। और ये मुहावरा इसीलिए इतना असरदार है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। उल्लू, एक ऐसा पक्षी जो रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसमें कोई छिपा हुआ मतलब नहीं, एकदम सीधी तुलना है। हाँ, दोनों भाषाओं में तस्वीर बिल्कुल साफ बनती है। बिल्कुल। ये तो हुई एक सीधी तुलना। लेकिन कुछ मुहावरे किसी एक इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उसके असर के बारे में बताते हैं। जैसे अ रॉटन एप्पल। एक सड़ा हुआ सेब। हाँ, स्रोत का उदाहरण है कि एक कर्मचारी को निकालना पड़ा क्योंकि वो पूरी टीम का माहौल बिगाड़ रहा था। ये बात तो समझ आती है, लेकिन सेब ही क्यों? ये एक बहुत गहरी बात है। ये मुहावरा असल में एक बड़ी कहावत का हिस्सा है कि वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरल। अच्छा। मतलब एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। तो ये सिर्फ उस एक व्यक्ति के बुरे होने की बात नहीं है, ये उसके असर की बात है कि बुराई फैलती है। सही है। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान में इसे नेगेटिव कंटेजियन कहते हैं, जहां एक व्यक्ति की नकारात्मकता धीरे धीरे पूरी टीम के मानकों को गिरा देती है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक तरह की साइकोलॉजिकल सच्चाई है। बिल्कुल, सदियों से ये मुहावरा वही बात कह रहा है। अच्छा, एक और मुहावरा है जो लोगों से जुड़ा है और मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता है। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मतलब लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती। स्रोत इसे थोड़ा नकारात्मक तौर पर दिखाता है कि जो इंसान नौकरी या घर बदलता रहता है वो कुछ जमा नहीं कर पाता, ना पैसा ना जिम्मेदारियां। क्या यह हमेशा एक बुरी बात है? यही तो मुहावरों की खूबसूरती है। स्रोत इसका मतलब पारंपरिक नकारात्मक रथ बताता है। हाँ। जो स्थिरता को, जड़े जमाने को महत्व देता है। हाँ। लेकिन आज के दौर में कई लोग इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं। एक रोलिंग स्टोन वो इंसान भी हो सकता है जो हमेशा नया सीखता है, नई जगहों को देखता है और उस पर पुरानी बातों का बोझ या काई नहीं जमती। अच्छा, मतलब वो हमेशा ताजा रहता है। हाँ, हमेशा ताजा और ऊर्जा से भरा हुआ। तो एक ही मुहावरा देखने वाले के नजरिए से अच्छा या बुरा बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ है वो लोग जो एक जगह टिकते नहीं, और दूसरी तरफ है हमारे काम। कुछ काम तो इतने आसान होते हैं जैसे चुटकियों में हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इसके लिए शायद सबसे आम मुहावरा है अ पीस ऑफ केक। हाँ, केक का एक टुकड़ा। ये सुनना ही कितना आसान और मजेदार लगता है। केक एक ऐसी चीज है जिससे खाने में कोई मेहनत नहीं लगती, बस मजा आता है। तो जब कोई काम इतना आसान हो तो उसे अ पीस ऑफ केक कह दिया। जैसे किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए लैपटॉप ठीक करना। लेकिन हर काम केक का टुकड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। मुझे याद है स्रोत में एक ऐसे ही मुहावरे का जिक्र था, कुछ जाल जैसा, पेनेलोप का जाल। ये कहाँ से आया है? अ पेनेलोप्स वेब। ये ग्रीक महाकाव्य ओडिसी से आया है। पेनेलोप जो नायक ओडिसियस की पत्नी थी। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो जब उसका पति सालों तक युद्ध से नहीं लौटा तो कई राजकुमारों से शादी करना चाहते थे। उनसे बचने के लिए पेनेलोप ने एक शर्त रखी कि वो अपने ससुर के लिए कफन बुन रही है और जब वो पूरा हो जाएगा तब वो किसी एक से शादी कर लेगी। अच्छा। लेकिन वो दिन भर कफन बुनती और रात में चुपके से उसे उधेड़ देती थी। अरे वाह। तो उसका काम कभी खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल। इसीलिए पेनेलोप का जाल एक ऐसे काम का प्रतीक बन गया जो जानबूझकर या हालात की वजह से कभी खत्म नहीं होता। स्रोत में दिया गया नौकरशाही का उदाहरण एकदम सही बैठता है इस पर। हाँ बिल्कुल, फाइलें आगे बढ़ती हैं और फिर किसी बहाने वापस आ जाती हैं। और एक तीसरा काम है जो न तो आसान है न अंतहीन, बल्कि लगभग असंभव है। नीडल लेना हेस्टैक, मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। ये तो सुनते ही लगता है कि छोड़ दो, नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिए, हिंदी में भी हम हूबहू यही कहते हैं, भूसे में सुई ढूंढना। हाँ, सही बात है। ये दिखाता है कि ये तस्वीर कितनी सार्वभौमिक है, कितनी यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल। यहाँ मुश्किल काम सुई ढूंढना नहीं है, मुश्किल है उसे भूसे के विशाल ढेर में ढूंढना। संदर्भ ही उसे असंभव बना देता है। एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि कितने सारे मुहावरे इतनी साधारण रोजमर्रा की चीजों पर आधारित हैं। सेब, पत्थर, केक, सुई, ऐसा क्यों है? क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन्हें हर कोई हर संस्कृति में आसानी से समझता है। मुहावरों का काम ही है मुश्किल अमूर्त विचारों को सरल ठोस तस्वीरों में बदलना। एक सड़े हुए सेब का असर हर कोई समझ सकता है, भूसे के ढेर में सुई खोने की निराशा हर कोई कल्पना कर सकता है। यह साझा अनुभव ही इन मुहावरों को ताकत देता है। ये तो सही बात है। अच्छा, कुछ विचार या चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर सवाल उठाना लगभग मना होता है। स्रोत में इसके लिए एक मुहावरा है, अ सीक्रेट काउ, यानी एक पवित्र गाय। जैसे किसी कंपनी में संस्थापक के तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मुहावरा एक खास संस्कृति से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। मतलब ये भारत से ही गया है? हाँ बिल्कुल, भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसी विचार को उधार लेकर ये मुहावरा अब किसी भी ऐसे नियम, व्यक्ति या परंपरा के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर सवाल उठाना वर्जित हो। ये दिखाता है कि भाषा कैसे संस्कृतियों के बीच पुल का काम करती है। सही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लोगों को जानबूझकर भड़का देती हैं। इसके लिए एक बहुत मशहूर मुहावरा है, अ रेड रैट टू अ बुल। हाँ, सांड के लिए लाल कपड़ा। जैसे किसी दोस्त के सामने राजनीति की बात छेड़ देना और उसका भड़क जाना। पर क्या ये सच है? मैंने कहीं पढ़ा था कि सांडों को रंग दिखाई नहीं देते। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है।
ये एक बहुत दिलचस्प मुहावरा है क्योंकि ये एक बहुत पुरानी गलत धारणा पर आधारित है। अच्छा। वैज्ञानिक रूप से सांड कलर ब्लाइंड होते हैं। वो लाल रंग से नहीं बल्कि कपड़े की तेज हरकत से भड़कते हैं। तो फिर ये मुहावरा इतना चला कैसे? क्योंकि ये तस्वीर लाल रंग और गुस्से में भड़का हुआ सांड लोगों के दिमाग में इतनी मजबूती से बैठ गई है कि ये मुहावरा आज भी किसी को भड़काने वाली चीज के लिए एकदम सटीक माना जाता है। कमाल है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच्चाई से ज्यादा शक्तिशाली एक अच्छी कहानी या एक दमदार तस्वीर होती है। मतलब मुहावरा वैज्ञानिक रूप से गलत है पर भावनात्मक रूप से एकदम सही है। बिल्कुल। अब जरा भविष्य की बात करते हैं। योजना बनाने और पैसे बचाने के लिए एक बहुत ही आम मुहावरा है अ रेनी डे। बरसात का दिन। हाँ, स्रोत में लिखा है बुरे समय के लिए पैसे बचाना। हाँ, और यहाँ बरसात का दिन का मतलब सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है। इसका मतलब है भविष्य में आने वाली कोई भी अप्रत्याशित जरूरत, जैसे नौकरी छूटना या कोई बीमारी या कोई और इमरजेंसी, कुछ भी। बरसात एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप पहले से तैयारी करते हैं, है ना? जी। छाता रखते हैं। ये मुहावरा हमें वही सिखाता है, भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना। मतलब दूरदर्शिता दिखाना। हाँ, ये सावधानी और समझदारी का प्रतीक है। इस पूरी सूची में एक और बात थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। इसमें एक पुराने और आपत्तिजनक मुहावरे को हटाकर उसकी जगह एक नया मुहावरा दिया गया है। अच्छा। हाँ। कौन सा? ए नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो समाज के साथ साथ विकसित होती है। सही बात है। समय के साथ हमें एहसास होता है कि कुछ शब्द या मुहावरे वो किसी समूह या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में उन्हें चलन से बाहर करना भाषा की प्रगति की निशानी है। और बाल बाल बचना खुद में बहुत मजेदार है। हाँ, बहुत जीवंत और शक्तिशाली मुहावरा है। ये खतरे और बचने के बीच के इतने कम फासले को दिखाता है जितना कि एक बाल की मोटाई। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। हाँ। हाथों की एक सुरक्षित जोड़ी। इसका मतलब तो साफ है, कोई भरोसेमंद इंसान। स्रोत में भी लिखा है कि संकट के समय हमें किसी अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत होती है। पर यहाँ हाथ की जो छवि है उस पर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प है। कैसे? देखिए, हाथ ही तो हैं जिनसे हम कुछ बनाते हैं, संभालते हैं या किसी की मदद करते हैं। तो जब हम किसी को सेफ पेयर ऑफ हैंड्स कहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो भरोसेमंद है, बल्कि ये भी कि वो काबिल है। बिल्कुल, कि वो चीजों को बिगड़ने नहीं देगा। इसमें सुरक्षा और क्षमता दोनों का भाव है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाथों से जुड़े धोखे वाले मुहावरे भी तो होते हैं, जैसे स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की सफाई। सही बात है। तो हाथ भरोसे और धोखे दोनों का प्रतीक बन सकते हैं। खैर, अब इसके उल्टे चलते हैं उन मुहावरों पर जो नकारात्मक व्यक्तित्व दिखाते हैं, जैसे वही ए स्टिक इन द मड। हाँ, ये उस व्यक्ति के लिए है जो बदलाव को पसंद नहीं करता, जो पुराने ख्यालों में अटका हुआ है। कीचड़ वो तरक्की को रोकता है, आपको फंसा लेता है। और इसी तरह के कई और मुहावरे हैं जो शारीरिक अकड़न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्रोत में दिया है अ स्टफ्ड शर्ट, यानी एक ठूसी हुई कमीज। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक घमंडी या अभिमानी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। और अ स्टिफ नेक, यानी एक अकड़ी हुई गर्दन, ये एक जिद्दी इंसान के लिए। हाँ। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि नकारात्मक गुणों को दिखाने के लिए अक्सर शारीरिक सख्ती का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऐसा क्यों है कि लचीलापन एक अच्छा गुण माना जाता है और अकड़न एक बुरा? ये एक बहुत गहरी बात है। शायद ये इस विचार से आता है कि जो चीज सख्त और अकड़ी हुई है वो आसानी से टूट सकती है। अच्छा। जबकि जो लचीला है वो झुककर मुश्किलों का सामना कर सकता है। एक स्टिफ नेक वाला व्यक्ति इतना अड़ियल है कि वो दूसरों का नजरिया देखने के लिए अपनी गर्दन तक नहीं घुमा सकता। मतलब वो अपने विचारों में कैद है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषा कैसे शारीरिक अनुभवों को हमारी मेंटल और इमोशनल दुनिया का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। वैसे स्रोत में एक मजेदार सुधार भी दिया गया है। अ स्टिफ नेकेड पर्सन की जगह अ स्टिफ नेक। जरा सी गलती से मतलब कहां से कहां पहुंच सकता है। बिल्कुल, भाषा की जो सटीकता है वो यहीं तो दिखती है। तो हमने देखा कि लोगों के बारे में बताने के लिए शारीरिक छवियों का इस्तेमाल होता है, पर क्या यही बात स्थितियों या घटनाओं पर भी लागू होती है? जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है तो क्या उसके लिए भी कोई ऐसी ही शक्तिशाली छवि है? हाँ, बिल्कुल है। और वो है अ सी चेंज, यानी समुद्र परिवर्तन। समुद्र परिवर्तन। और ये किसी छोटे मोटे बदलाव के लिए नहीं है। स्रोत का उदाहरण है कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच में एक सी चेंज आया है। लेकिन समुद्री क्यों, पहाड़ कैसा बदलाव क्यों नहीं कहते? समुद्र में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि समुद्र विशाल है, गहरा है और हमेशा बदलता रहता है। एक सी चेंज का मतलब है कि बदलाव सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहरा और बुनियादी है। अच्छा। जैसे समुद्र की लहरें पूरे तट का नक्शा बदल सकती हैं, वैसे ही ये बदलाव पूरी स्थिति को हमेशा के लिए बदल देता है। एक मौलिक परिवर्तन है। समझ गई। और एक मुहावरा है जो मुझे बहुत पसंद है, अ शॉट इन दी आर्म, बाह में एक शॉट। हाँ, ये एक बेहतरीन मेडिकल उपमा है। जैसे एक इंजेक्शन या वैक्सीन तुरंत असर करती है और आपको बीमारी से बचाती है या ताकत देती है, वैसे ये शॉट किसी स्थिति को तुरंत बेहतर बनाने वाली एक संजीवनी है। ये इसके असर की तेजी को दिखाता है। हाँ, तेजी और सकारात्मकता दोनों को। और इसी तरह की एक और छवि है जो गति दिखाती है,
स्नोबॉल इफेक्ट। एक छोटा सा बर्फीला गोला जो लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है। हाँ। स्रोत कहता है कि कैसे एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया। यह भौतिकी का एक सीधा साधा नियम है जिसे भाषा ने खूबसूरती से अपना लिया है। सही। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी घटना, अगर उसे सही माहौल मिले तो वो गति पकड़ लेती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि छोटी शुरुआत के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे भी और बुरे भी। और इसी पैमाने के दूसरे छोर पर है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याली में तूफान। हाँ, मेरा भी पसंदीदा ये। यानी किसी छोटी सी बेकार की बात का बतंगड़ बना देना। ये छवि ही अपने आप में कितनी हास्यास्पद है। ये सब अनुपात का खेल है। ये मुहावरा हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं पर जरूरत से ज्यादा इमोशनल एनर्जी खर्च कर देते हैं। ये समस्या के असली आकार और हमारी प्रतिक्रिया के आकार के बीच के भारी अंतर को दिखाता है। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में भी राई का पहाड़ बनाना जैसा मुहावरा है जो अनुपात की इसी गड़बड़ी को दिखाता है। सही। लगता है कि हर संस्कृति छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान होने की आदत को पहचानती है। बिल्कुल। और स्थितियों की बात करें तो दो और मुहावरे हैं जो जीवन के सफर को दिखाते हैं। एक है अ टर्निंग पॉइंट, यानी एक मोड़। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये वो पल है जिसके बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जैसे चैंपियनशिप जीतना किसी खिलाड़ी के करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये एक रास्ते की उपमा है। आप सीधे चल रहे थे और एक मोड़ आया जिसने आपको एक नई दिशा में भेज दिया। बहुत सीधा और असरदार। और दूसरा है अ विशियस साइकिल, यानी एक दुष्चक्र। यहाँ भी आप एक रास्ते पर हैं, लेकिन ये एक गोल रास्ता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। स्रोत का उदाहरण बहुत अच्छा है। कर्ज से तनाव होता है, तनाव से सेहत बिगड़ती है, जिससे काम करने की क्षमता कम होती है और कर्ज और बढ़ जाता है। बिल्कुल। विशियस यानी क्रूर शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत। ये सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये एक क्रूर चक्र है जो खुद को ही ताकत देता है और आपको अंदर खींचता जाता है। और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि हर समस्या दूसरी समस्या की वजह बन जाती है। तो हमने देखा कि कैसे गति, पैमाना और रास्ते जैसी भौतिक अवधारणाएं हमें अलग अलग स्थितियों को समझने में मदद करती हैं। सही कहा। ठीक है, तो स्थितियां अच्छी या बुरी हो सकती हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जो सिर्फ समस्याएं हैं, वो रुकावटें जिन्हें हम या तो छिपाना चाहते हैं या पार करना चाहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए भी कुछ बहुत ही जबरदस्त छवियां हैं। और शायद सबसे डरावनी और शक्तिशाली छवि है अ स्केलेटन इन द कबर्ड, यानी अलमारी में एक कंकाल। उफ, इसका मतलब है कोई गहरा शर्मनाक राज जिसे छिपा कर रखा गया है। ये छवि बहुत बहुत परेशान करने वाली है। अलमारी घर की एक निजी जगह होती है और वहां एक कंकाल का छिपा होना ये बताता है कि बाहर से सब कुछ कितना भी सामान्य क्यों न दिखे, अंदर कुछ भयानक राज दफन हो सकता है। बिल्कुल। ये इस सार्वभौमिक सच को भी छूता है कि लगभग हर परिवार या हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसा होता है जिससे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। ये हमारे सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच की दीवार का प्रतीक है। वाकई। अब कुछ कम डरावनी लेकिन उतनी ही असरदार छवियों पर आते हैं, जैसे अ सो पॉइंट विद समवन, एक दुखती रग। हाँ, ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसे छेड़ने पर कोई नाराज या दुखी हो जाता है। यहाँ फिर से शारीरिक दर्द की उपमा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे शरीर पर कोई चोट या घाव हो जिसे छूने से दर्द होता है, वैसे ही ये एक भावनात्मक घाव है। भाषा हमें बता रही है कि इमोशनल दर्द भी उतना ही असली होता है जितना फिजिकल दर्द। और क्या, अ थॉर्न इन द फ्लैश, यानी मांस में एक कांटा, भी कुछ ऐसा ही है। मिलते जुलते हैं, पर इनमें एक बारीक सा फर्क है। अच्छा। सोर पॉइंट एक ऐसा विषय है जिससे आपको भावनात्मक दर्द होता है, जिसे आप डिस्कस नहीं करना चाहते, जबकि थॉर्न इन द फ्लैश एक बाहरी चीज है जो आपको लगातार परेशान या इरिटेट करती रहती है। जैसे कोई बुरा पड़ोसी। हाँ, कांटा कोई बहुत बड़ी चोट नहीं है, लेकिन अगर वो चुपता रहे तो आपका सारा ध्यान उसी पर रहता है। ये उस छोटी लगातार होने वाली झुंझुलाहट को दिखाता है। समझ गई। एक और बहुत ही आम मुहावरा है अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ठोकर खाने वाला पत्थर, यानी प्रगति के रास्ते में कोई बाधा। ये शायद सबसे सीधी सादी उपमा है। आप चल रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर आ जाता है जो आपको रोक देता है या आपकी रफ्तार धीमी कर देता है। बहुत सरल तरीके से समझाता है। बिल्कुल। और जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा पेचीदा और विवादों से भरा हो तो उसे अ वेक्स्ड क्वेश्चन कहते हैं। स्रोत में प्रवासन के मुद्दे को इसका उदाहरण बताया गया है। एक सवाल वेक्स्ड क्यों होता है, सिर्फ डिफिकल्ट क्यों नहीं? वेक्स्ड शब्द में सिर्फ मुश्किल का नहीं बल्कि झुंझुलाहट, बहस और विवाद का भाव भी छुपा है। अच्छा। ये उन मुद्दों के लिए है जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता और जिन पर लोगों की राय बहुत बहुत बटी हुई होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो समाज में तनाव पैदा करता है, जैसे कोई उलझा हुआ धागा जिसे सुलझाने की हर कोशिश उसे और उलझा देती है। चलिए अब कुछ बचे हुए मुहावरों पर नजर डालते हैं जो किसी एक श्रेणी में ठीक से फिट नहीं होते पर हैं बहुत दिलचस्प। एक मेरा फेवरेट है अ साइट फॉर सोर आइज, दुखती आंखों के लिए एक नजारा। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है। ये शारीरिक राहत को भावनात्मक खुशी से जोड़ता है। जब आपकी आंखें थकी हों या दर्द कर रही हों और आप कुछ ऐसा देखें जिससे सुकून मिले, ये मुहावरा उसी गहरी राहत और खुशी को पकड़ता है जो हमें किसी प्रिय व्यक्ति या चीज को लंबे समय बाद देखकर मिलती है। बिल्कुल। फिर है अ स्क्वायर डील, यानी एक चौकोर सौदा।
मतलब एक निष्पक्ष और ईमानदार समझौता। यहाँ स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर शब्द के कई अर्थ हैं जो ईमानदारी, संतुलन और निष्पक्षता से जुड़े हैं, जैसे फेयर एंड स्क्वायर। इसके पीछे ये विचार है कि सौदे के सभी कोने, सभी पक्ष बराबर हैं, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा या छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ सीधा और स्पष्ट है। और एक है जो सलाह की तरह लगता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर लगाया एक टांका 9 टांकों से बचाता है। ये तो मुझे मेरी दादी की याद दिलाता है, जो हमेशा कहती थी कि बाद में पछताने से अच्छा है अभी 5 मिनट लगा लो। हाँ, हम सबकी दादियां नानियां यही कहती थी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और कालातीत सलाह है। ये दूरदर्शिता का महत्व सिखाती है। हाँ। कपड़े में एक छोटा सा छेद अगर तुरंत सिल दिया जाए तो वो बड़ा नहीं होगा, जिससे बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये एक तरह से आलस के खिलाफ चेतावनी है। और दूरी बताने के लिए एक बहुत ही मजेदार मुहावरा है, अ स्टोन्स थ्रो अवे। एक पत्थर फेंकने जितनी दूर। कितना देसी और मानवीय तरीका है दूरी नापने का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषा हमेशा मीटर और किलोमीटर जैसी औपचारिक इकाइयों का इस्तेमाल नहीं करती। ये मानवीय पैमाने का उपयोग करती है, एक काम जो कोई भी इंसान कर सकता है, यानी पत्थर फेंकना। भाषा को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है ये। हाँ, और सहज भी। और आखिर में अ वॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन का एक मार्ग। ये किसी व्यक्ति के पेशे या समाज में उसकी जगह को दिखाता है। जैसे इस कार्यक्रम में हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आए थे। ये समाज की विविधता को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये इस विचार को सामने रखता है कि समाज एक बड़ा रास्ता है, जिस पर अलग अलग लोग अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं और हर किसी की अपनी जगह और अपना महत्व है। एक बहुत ही समावेशी वाक्यांश है ये। हाँ, और सम्मानजनक भी। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। भेड़ की खाल में भेड़िया। हाँ, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया। इसकी तस्वीर तो बिल्कुल साफ है, दोस्त के भेष में दुश्मन। हाँ, और ये इतना सार्वभौमिक है क्योंकि ये हमारे एक आदिम डर को छूता है, धोखा। धोखा, बिल्कुल। ये विचार इतना पुराना है कि आपको ईसब की कहानियों से लेकर बाइबल तक हर जगह इसके निशान मिलेंगे। भेड़ और भेड़िए का प्रतीक हर कोई समझता है, इसलिए ये मुहावरा लगभग हर भाषा में जस का तस मौजूद है। सही है, इसमें कोई ज्यादा गहरी खुदाई की जरूरत नहीं है, तो सतह पर ही है। बिल्कुल। लेकिन अगला मुहावरा जो है वो मुझे हमेशा बड़ा अजीब लगता था। कौन सा? अ वेट ब्लैंकेट, यानी एक गीला कंबल। अच्छा। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो पार्टी का मजा किरकिरा कर दे। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि इसका मतलब शायद आग से जुड़ा होगा। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे किसी ने पार्टी की जलती हुई आग पर गीला कंबल डाल दिया हो। क्या इसका मतलब यही है? ये एक बहुत आम और तार्किक सोच है, लेकिन इसकी जड़ें आग से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अनुभव से जुड़ी हैं। शरीर के अनुभव से? हाँ। सोचिए, एक सूखा गर्म कंबल आपको कैसा महसूस कराता है? आराम, सुरक्षा, गर्माहट। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि कोई आप पर एक ठंडा, भारी, गीला कंबल डाल दे। वो आराम तुरंत एक असहज, चिपचिपी और ठंडी अनुभूति में बदल जाएगा। अच्छा, तो एक वेट ब्लैंकेट इंसान असल में माहौल की सारी गर्मी और आराम को मतलब अपनी मौजूदगी से सोख लेता है। एग्जैक्टली। कमाल की बात है कि हमारी भाषा कितनी शारीरिक है। हम सोचते हैं कि हम दिमाग से बोलते हैं, पर असर में हम अपने पूरे शरीर के अनुभवों से भाषा गढ़ते हैं। सही बात है। जब हम किसी को वेट ब्लैंकेट कहते हैं तो हम असल में सुनने वाले को उस गीले ठंडे भारी कंबल की असहजता महसूस करने के लिए कह रहे हैं। वाह, भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, एहसास भी देती है। बिल्कुल। हाँ, और ये बात सिर्फ गीले कंबल तक ही सीमित नहीं है। हम गर्म जोशी से स्वागत या ठंडा जवाब भी तो कहते हैं। सही। ऐसा लगता है कि हम तापमान को भावनाओं का मीटर बना लेते हैं। लेकिन मुहावरे सिर्फ नकारात्मक नहीं होते, कुछ तो बहुत सकारात्मक भी हैं, जैसे आफ्टर वन्स ओन हार्ट। हाँ। इसका मतलब है मनपसंद या समान रुचि वाला। ये सिर्फ समान रुचि से कहीं ज्यादा गहरा है। आफ्टर वन्स ओन हार्ट का मतलब है कि किसी का दिल ठीक वैसा ही है जैसा आपका। अच्छा। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमें एक ही तरह का संगीत पसंद है, बल्कि ये कहना है कि हम एक ही तरह से महसूस करते हैं। मतलब ये मूल्यों और स्वभाव के स्तर पर जुड़ाव की बात है। बिल्कुल। लोगों के स्वभाव की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ मुहावरे तो पूरी की पूरी स्थिति को एक तस्वीर में कैद कर लेते हैं। हाँ, ये भी है। मेरे दिमाग में सबसे पहले ऐड फ्यूल टू द फायर आता है, जिसका हिंदी में लगभग सटीक अनुवाद है आग में घी डालना। हाँ, आग में घी डालना। यहाँ पर दोनों भाषाओं का एक जैसा होना दिखाता है कि कुछ अनुभव कितने सार्वभौमिक हैं। आग को भड़काना हर कोई समझता है, लेकिन अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो एक दिलचस्प सांस्कृतिक अंतर दिखता है। वो क्या? अंग्रेजी में फ्यूल मतलब ईंधन एक सामान्य कार्यात्मक शब्द है, लेकिन हिंदी में घी का इस्तेमाल इसे एक अलग ही रंग देता है। अच्छा। घी एक मूल्यवान, पवित्र और शक्तिशाली चीज मानी जाती है। जब आप आग में घी डालते हैं तो आप उसे सिर्फ भड़का नहीं रहे, आप उसे बहुत तेजी से और विस्फोटक रूप से भड़का रहे हैं। मतलब हिंदी वाला संस्करण ज्यादा असरदार लगता है, कह सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और है जो शारीरिक दर्द को दिखाता है। एड इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक छिड़कना। हाँ, जले पर नमक छिड़कना। स्रोत में उदाहरण भी है कि पहले किसी का प्रस्ताव ठुकराया, फिर उसके दुश्मन को नौकरी दे दी।
ये तो सच में। ये तो बिल्कुल वही बात हुई। और यहाँ फिर से भाषा शारीरिक दर्द को भावनात्मक दर्द का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सही। चोट पर नमक छिड़कने का दर्द बहुत तीखा होता है। ये मुहावरा सिर्फ स्थिति को और खराब करना नहीं है, इसमें एक तरह की क्रूरता का भाव है। चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, ये किसी के दर्द को और गहरा करने, उसे अपमानित महसूस कराने का काम करता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी एक मुहावरा है, अगेंस्ट द क्लॉक। हाँ, ये तो बहुत आम है। यानी समय सीमा के खिलाफ भागना। ये तो हम सब हर रोज महसूस करते हैं, डेडलाइन का दबाव। इस मुहावरे में जो दिलचस्प बात है वो है अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल। विरुद्ध। हाँ, यहाँ घड़ी या समय सिर्फ एक सीमा नहीं है, वो एक प्रतिद्वंदी है, एक दुश्मन है जिसके विरुद्ध आप लड़ रहे हैं। अच्छा। ये भाषा का एक तरीका है जिससे एक अमूर्त चीज यानी समय को एक ठोस व्यक्तिगत चुनौती बना दिया जाता है। ये सिर्फ जल्दी करना नहीं है, ये एक दौड़ है, एक मुकाबला है जिसमें आपका विरोधी समय खुद है। बिल्कुल। इस दबाव से मुझे याद आया कि कभी कभी कुछ चीजें समझना भी एक दबाव बन जाता है। भावी इसलिए है क्योंकि ये हम सबके पहले सीखने का अनुभव यानी वर्णमाला सीखने से जुड़ा है। ABC कहते ही हमारे दिमाग में बुनियाद या शुरुआत की तस्वीर बन जाती है। लेकिन जब कोई चीज ABC से बहुत आगे निकल जाए तो वो अबव वन्स हेड हो जाती है। हाँ, अबव वन्स हेड यानी समझ से बाहर। मुझे याद कॉलेज में एक बार एस्ट्रोफिजिक्स पर गेस्ट लेक्चर था और 10 मिनट बाद ही मुझे लगा कि प्रोफेसर की सारी बातें मेरे सिर के कई फीट ऊपर से जा रही हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हम जगह और दिशाओं का इस्तेमाल समझ को दिखाने के लिए कैसे करते हैं। अच्छा। जो चीज हमारी पहुंच में है, हमारे सामने है, वो समझ में आ गई। जो सिर के ऊपर से निकल गई, वो पहुंच से बाहर है। हाँ, भाषा विज्ञान में इसे स्थानिक रूपक या स्पेशल मेटाफर कहते हैं। पर असल में ये हम सबका दुनिया को समझने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। हमारी समझ की सीमा को एक शारीरिक सीमा से दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कमजोरी की। एक बहुत मशहूर मुहावरा है अकीलीज हील। हाँ। कमजोर नस या सबसे बड़ी कमजोरी। स्रोत में उदाहरण है कि कोई इंसान हर तरह से मजबूत है, लेकिन अधीरता मतलब इम्पेशंस उसकी अकेलीज हील है। और इस मुहावरे की खुदाई करने पर तो पूरी की पूरी ग्रीक पौराणिक कथा हाथ लगती है। हाँ, एचलिस की कहानी। योद्धा एचलिस की कहानी, जिसे उसकी माँ ने अमर बनाने के लिए पवित्र नदी में डुबवाया था, लेकिन जिस एड़ी से उसे पकड़ा था वो हिस्सा सूखा रह गया और अंत में वही तीर लगा। बिल्कुल। और एक जहरीला तीर उसी एड़ी में लगने से उसकी मौत हो गई। ये एक अकेली कहानी कैसे एक सार्वभौमिक विचार का प्रतीक बन गई कि सबसे शक्तिशाली चीज में भी एक छोटी सी घातक कमजोरी हो सकती है। हाँ, ये मुहावरा अपने साथ एक पूरी कहानी लेके चलता है। बिल्कुल। और किसी चीज की असली परख के लिए भी एक मुहावरा है, एसिड टेस्ट। अग्नि परीक्षा। हाँ, अग्नि परीक्षा या निर्णायक परीक्षा। जैसे चुनाव किसी नई राजनीतिक पार्टी के लिए एसिड टेस्ट होगा। लेकिन ये एसिड कहाँ से आया? इसका स्रोत रसायन विज्ञान और सोने के व्यापार में है। सोने के व्यापार से? जी। पुराने जमाने में सोने की शुद्धता पर रखने का सबसे पक्का तरीका था उस पर नाइट्रिक एसिड की एक बूंद डालना। अच्छा। अगर सोना असली होता तो उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर उसमें मिलावट होती तो एसिड उस पर निशान छोड़ देता। ये एक निर्णायक और अकाट्य तरीका था। तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई धोखा नहीं चल सकता, जो सच और झूठ का फैसला कर दे। बिल्कुल। आज के जमाने में एसिड टेस्ट क्या हो सकता है? शायद किसी नए ऐप का बाजार में लॉन्च होना। हाँ, या किसी फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन। बिल्कुल। कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ किसी चीज की असली कीमत, गुणवत्ता या सहन शक्ति का पर्दाफाश हो जाए, वो उसका एसिड टेस्ट है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आजकल कई विचारों के लिए एक तरह का एसिड टेस्ट बन गई है। सही बात है। चलिए अब सूची में से कुछ और अनोखे मुहावरों को देखते हैं। ठीक है। एक है जो मुझे पहले समझ ही नहीं आया, एडम्स एल, एडम का पेय। हाँ। इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई सेब का जूस या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा सरल और बुनियादी है। सोचिए, एडम को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। हाँ। उनके पास ईडन के बगीचे में पीने के लिए सबसे पहली सबसे शुद्ध चीज क्या थी? पानी। अरे वाह, ये तो पानी कहने का बहुत ही काव्यात्मक और मजेदार तरीका है ना? ये मुहावरा पानी की सादगी और उसकी मौलिकता को दर्शाता है। ये भाषा में इतिहास और धार्मिक कहानियों के गहरे प्रभाव का एक सुंदर उदाहरण है। कहानियों से ही जुड़ा एक और मुहावरा है, अलादीन्स केव। अलादीन की गुफा। हाँ, ये खजानों से भरी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। स्रोत में एक पुरानी चीजों की दुकान का जिक्र है। हाँ, जो किसी शौकीन के लिए तो सच में अलादीन की गुफा ही होगी। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे लोकप्रिय कहानियां हमारी भाषा का हिस्सा बन जाती हैं। अलादीन की गुफा कहते ही रहस्य, रोमांच और अनमोल खजानों की एक पूरी दुनिया हमारी आंखों के सामने आ जाती है। सही। ये सिर्फ खजाने से भरी जगह कहने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ये हमारे अंदर कहानी से जुड़ी भावनाओं को जगाता है। और अंत में एक बहुत ऊर्जा से भरा मुहावरा, अलाइव एंड किकिंग, यानी स्वस्थ और सक्रिय। हाँ, लेकिन इसका शाब्दिक अनुवाद जीवित और लात मारना थोड़ा अजीब जरूर लगता है। यहाँ लात मारना मतलब किकिंग जीवन की अनियंत्रित ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा। मुझे हमेशा वो दृश्य याद आता है जब डॉक्टर नए जन्मे बच्चे को देखकर कहते हैं ही इज अलाइव एंड किकिंग। ये संभवतः उस विचार से आया है कि एक स्वस्थ बच्चा गर्भ में लात मारता है या एक जानवर संघर्ष करते हुए लात मारता है।
जो उसकी जीवितता का प्रमाण है। सही। तो ये सिर्फ जीवित होने से ज्यादा है, ये पूरी तरह से सक्रिय, ऊर्जा से भरपूर और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होने की स्थिति को दर्शाता है। ध्यान देने की बात करें तो सबसे पहला मुहावरा जो दिमाग में आता है वो है ऑल आइज। हाँ, जैसे ही आप ये सुनते हैं, एक इमेज बन जाती है कि कमरे में सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये भाषा की खूबसूरती है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब सबका ध्यान एक जगह है, को एक फिजिकल इमेज में बदल देती है। सही। स्रोत में जो उदाहरण है कि जब दुल्हन हॉल में आई तो ऑल आइज वर ऑन हर, ये सीन को एकदम जिंदा कर देता है। आप महसूस कर सकते हैं उस मोमेंट की इंपॉर्टेंस को। और ये सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है ना। हाँ, कभी-कभी तो आपको अपनी सारी सेंसेस लगानी पड़ती हैं, और यहीं पर ऑल आइज एंड ईयर्स आता है। हाँ, बिल्कुल, ये इंटेंसिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। सोचिए एक जासूसी फिल्म का सीन जहां हीरो दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो सुन भी रहा है। स्रोत का उदाहरण भी यही बताता है। विज्ञान के प्रयोग के दौरान छात्र ऑल आइज एंड ईयर्स थे। मतलब वो हर छोटी से छोटी हरकत और आवाज को पकड़ना चाहते थे, कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। यह एक पैटर्न दिख रहा है, भाषा शरीर के अंगों का इस्तेमाल कर रही है, आंखें, कान। हाँ, एक मानसिक स्थिति यानी कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए। ये एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, और ये पैटर्न आगे भी जारी रहता है, खासकर जब बात टीम वर्क या मिलकर काम करने की आती है। अच्छा। शरीर के और कौन से हिस्से काम आते हैं? हाथ। और यहीं से आता है मुहावरा ऑल हैंड्स ऑन डेक। हाँ, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये सुनते किसी जहाज का डेक याद आता है, तूफान में फंसा हुआ। और इसका सोर्स भी वही है। पुराने जमाने में जब जहाज किसी मुश्किल में फंसता था तो कप्तान चिल्लाता था ऑल हैंड्स ऑन डेक। मतलब कि सब लोग काम पर लग जाओ। हाँ, जिसका मतलब था कि हर सेलर, चाहे वो सो रहा हो या खाना खा रहा हो, उसे फौरन डेक पर आकर मदद करनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आज की तारीख में इसका मतलब है कि सिचुएशन सीरियस है और टीम के हर मेंबर को अपना 100% देना होगा। जैसे सोर्स में लिखा है कि डेडलाइन कल की है, तो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ऑल हैंड्स ऑन डेक है। ये इट्स सीरियस कहने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और जब सारे हाथ एक साथ काम करते हैं तो वो पूरी ताकत से करते हैं। सही। इसी सोच को आगे बढ़ाता है एक और मुहावरा, विद माइट एंड मेन। इस सुनने में थोड़ा पुराना लगता है ना? हाँ, थोड़ा पोएटिक सा लगता है। माइट का मतलब तो ताकत हुआ, लेकिन मेन का क्या मतलब है यहाँ? मेन भी पुरानी अंग्रेजी में ताकत या शक्ति के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। तो विद माइट एंड मेन का मतलब है अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ। ये दिखाता है कि किसी काम में सिर्फ हाथ पैर ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग भी लगा दिया गया है। स्रोत में एक मजेदार बात बताई गई है कि ये असल में ऑल आर माइट एंड मेन का छोटा रूप है। मतलब जबान ने वक्त के साथ खुद को और कॉम्पैक्ट बना लिया। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब हमने देखा कि कैसे भाषा बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके फोकस, टीम वर्क और एफर्ट जैसी बातें कहती है। हाँ, आईज एंड ईयर्स, हैंड्स, माइट एंड मेन। पर हर कहानी सीधी नहीं होती, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। और यहीं से हम मुहावरों के एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, दिखावा बनाम हकीकत। इंसान की ये फितरत है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, और भाषा ने इस फितरत को पकड़ने के लिए भी कुछ बेहतरीन मुहावरे बनाए हैं। जैसे ऑल बार्क एंड नो बाइट। हाँ, इसका तो हिंदी में भी बहुत सटीक मुहावरा है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये सुनते ही उस इंसान की तस्वीर बन जाती है जो ऑफिस में चिल्लाता तो बहुत है लेकिन असल में कुछ करता नहीं। बिल्कुल। ये एक कुत्ते की इमेज का इस्तेमाल करता है जो खूब भौंकता है, जिसे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है, पर असल में वो कभी काटता नहीं। ये उस डर को पंचर कर देता है। ये कहता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ शोर है। इसी से मिलता जुलता एक और है जो मुझे बहुत मजेदार लगता है, ऑल हैट एंड नो कैटल। हाँ, ये शायद अमेरिकन कल्चर से आया है। हाँ, ये सीधे अमेरिकन वेस्ट और काउबॉय कल्चर से जुड़ा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जिसने काउबॉय वाली बहुत बड़ी फ्लैशी सी टोपी पहनी हुई है, जिससे लगे कि वो बहुत बड़ा रैंच का मालिक है। हाँ, लेकिन असल में उसके पास एक भी मवेशी मतलब कैटल नहीं है। तो टोपी यहाँ दिखावे का प्रतीक है और मवेशी असलियत का। तो ये उस इंसान के लिए है जो बातें तो करोड़पति वाली करता है लेकिन जेब खाली है। सही। स्रोत का उदाहरण भी यही कहता है कि वो अपनी कामयाबी की बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन जब रिजल्ट्स दिखाने की बारी आती है तो वो ऑल हैट एंड नो कैटल है। और जब किसी की ऐसी बड़ी बड़ी बातें पूरी तरह झूठ हो तो उसके लिए एक और शब्द है, ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन यानी सब चांदनी। ये तो सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है ना? पर इसका मतलब तो बकवास या झूठ है। ये कनेक्शन थोड़ा अजीब है। ये बहुत गहरा है। चांदनी रात में सुंदर और जादुई तो लगती है, लेकिन क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? नहीं। क्या वो ठोस है? नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अच्छा। तो ये मुहावरा कहता है कि कोई वादा या प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, वो खोखला है। दूसरा, मूनशाइन अमेरिका में उस अवैध शराब को भी कहते थे जो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बनती थी। तो इसमें वो धोखे और गैर कानूनी होने का एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। वाह, मतलब एक मुहावरे में इतनी परतें हैं और जब किसी को ऐसे मूनशाइन वादों से धोखा मिलता है तो जाहिर है वो इंसान कंफ्यूज्ड और परेशान महसूस करेगा। एंड दैट्स अ परफेक्ट सेगवे। उस कंफ्यूजन और खोए हुए होने की भावना के लिए भी एक बहुत पावरफुल मुहावरा है। आप ऑल एट सी की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से समुद्र में।
ये इमेज तो बहुत डरावनी है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी सी नाव में हैं और चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी है। कोई जमीन नहीं, कोई दिशा नहीं। आप पूरी तरह से खो चुके हैं। यही हाल दिमाग का होता है जब वो कंफ्यूजन की हालत में होता है। सही है। स्रोत का उदाहरण एक नए कर्मचारी का है जो ऑफिस के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को देखकर ऑल एट सी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे और कहां जाए। और जब कोई इंसान इतनी कंफ्यूजन और मेहनत से गुजरता है तो उसका थक जाना तो लाजमी है। हाँ, उसके लिए भी एक छोटा पर बहुत सटीक मुहावरा है, ऑल इन। हाँ, ऑल इन का मतलब है पूरी तरह से थक जाना, एग्जॉस्टेड। जैसे एक मैराथन दौड़ने के बाद रनर महसूस करता है। उसने अपनी सारी एनर्जी, अपना सब कुछ उस दौड़ में लगा दिया है। अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा। ये पोकर के खेल से भी आता है ना, जहां खिलाड़ी अपने सारे चिप्स दांव पर लगा देता है। बिल्कुल, मतलब अब उसके पास और कुछ खेलने के लिए नहीं है। ये सब कुछ झोंक देने वाली फीलिंग है। अच्छा, अब एक ऐसे मुहावरे पर आते हैं जो मुझे हमेशा हंसाता है। कौन सा? ऑल थम्स, यानी सारी उंगलियां अंगूठे हैं। ये अनाड़ीपन या क्लमजीनेस को दिखाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। सोचिए अगर आपके हाथों में 5 उंगलियों की जगह 5 अंगूठे होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। क्या आप अपनी शर्ट का बटन बंद कर पाते या फोन पर टाइप कर पाते? बिल्कुल नहीं। मैं तो सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहा था पिछले हफ्ते, और मुझे सच में लगा कि मैं ऑल थम्स हूं। वो काम मुझसे हुआ ही नहीं। स्रोत का उदाहरण भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक करने का है, जो वाकई एक मुश्किल काम है। हाँ, ये मुहावरा उस फ्रस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। और जब कोई सिर्फ अनाड़ी ही नहीं बल्कि पूरी तरह से गलत हो, तो उसके लिए एक और मुहावरा है, ऑल वेट। ऑल वेट, पूरी तरह से गीला। इसका गलत होने से क्या लेना देना? इसका ओरिजिन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक थियरी ये है कि ये पुराने जमाने के डंस कैप से जुड़ा हो सकता है। अच्छा। जहां गलती करने वाले बच्चे को गीली टोपी पहनाकर कोने में खड़ा कर दिया जाता था। खैर, वजह जो भी हो, आज इसका मतलब है कंप्लीटली रॉन्ग। स्रोत का उदाहरण काफी डायरेक्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गलती की सजा भुगतूंगा तो तुम पूरी तरह से गलत हो, यूर ऑल वेट। इसमें एक तरह की फिनैलिटी है। तो हमने देखा कि मुहावरे कैसे इंसान की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाते हैं। कंफ्यूजन, थकावट, अनाड़ीपन, गलत होना। हाँ, अब जरा स्कोप को बड़ा करते हैं और उन मुहावरों की बात करते हैं जो सब कुछ या हर कोई को शामिल करने की बात करते हैं। हाँ, जो समग्रता या कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं। जैसे एक बहुत आम है, ऑल अलोंग, मतलब शुरू से ही। जैसे कोई डिटेक्टिव कहानी के अंत में कहता है, मुझे तो शुरू से ही पता था कि कातिल कौन है। बिल्कुल, ये सुनने वाले को थोड़ा चौंकाता है। और जब हर किसी को शामिल करना हो तो एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है, ऑल एंड सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब ही होता है तरह तरह के लोग। हाँ, तो इसका मतलब हुआ हर कोई, बिना किसी भेदभाव के। जैसे स्रोत का उदाहरण है कि गांव के फेस्टिवल में ऑल एंड सन्ड्री को बुलाया गया, मतलब अमीर गरीब ऊंच नीच सबको दावत थी। बिल्कुल, ये इंक्लूसिविटी को दिखाता है। और जब हमें इन सब तरह तरह के लोगों और बातों पर विचार करके एक कंक्लूजन पर पहुंचना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑल इन ऑल, यानी कुल मिलाकर या सब कुछ देखने के बाद। हाँ, जैसे हो सकता है कि किसी ट्रिप में ट्रेन लेट हुई हो, होटल भी कुछ खास ना हो, लेकिन दोस्त साथ थे और मजा बहुत आया। तो आप कहेंगे ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। ये छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज करके बड़ी पिक्चर देखने की बात करता है। ये बातचीत को समराइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कभी-कभी हमें हर जगह को दिखाना होता है, और उसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत ही ड्रामेटिक मुहावरा है। आप ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़ की बात कर रहे हैं? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब है। नरक के आधे एकड़ में हर जगह, इसका क्या मतलब हुआ? ये अमेरिकन स्लैंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये बस हर जगह कहने का एक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और रंगीन तरीका है। अच्छा। जैसे कोई अपनी खोई हुई चाबियां ढूंढ रहा है और वो कहता है, आई हैव लुक्ड ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़ फॉर देम। ये उसकी सर्चिंग की इंटेंसिटी और फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। कमाल है ना? मतलब एक सीधी सादी बात को कितना यादगार बना दिया। और जब हम किसी चीज की शुरुआत और अंत या उसके सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं तो एक बहुत ही एकेडमिक साउंडिंग मुहावरा है, अल्फा एंड ओमेगा। हाँ, ये सीधे ग्रीक अल्फाबेट से आता है। बिल्कुल, अल्फा पहला अक्षर है और ओमेगा आखिरी। तो ये किसी भी चीज की A to Z, उसकी पूरी रेंज या उसके सबसे फंडामेंटल हिस्से को दर्शाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन उसका अल्फा एंड ओमेगा है। सही, यानी वो शुरुआत भी है और अंत भी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये किसी चीज के एसेंस या सार को पकड़ने की बात करता है। ये दिखाता है कि मुहावरे सिर्फ लोक कथाओं से ही नहीं बल्कि धर्म और साहित्य से भी आते हैं। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां मुहावरे बड़े बड़े विचारों, नियमों और फिलॉसफी की बात करते हैं। और इसमें सबसे मशहूर शायद यही है, ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। ये एक ऐसा मुहावरा है जो नैतिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही। इसका इस्तेमाल अक्सर लोग अपने उन कामों को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं जो आम हालातों में गलत माने जाएंगे, जैसे धोखा देना या झूठ बोलना। स्रोत में भी यही बताया गया कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए हर तिकड़म अपनाई, ये सोचकर कि बिजनेस भी एक तरह की जंग ही है। हाँ,
ये दिखाता है कि कैसे एक मुहावरा एक पूरा मॉरल कोड बन सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। वैसे ये आया कहाँ से? इसे पॉपुलर किया जॉन लाइली ने अपने 1579 के एक उपन्यास यूफ्यूज में। 1579? हाँ, सोचिए 400 साल से भी ज्यादा पुरानी बात आज भी हमारी जबान पर है। ये भाषा की ताकत है। हाँ, और आखिर में एक ऐसा शब्द है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और वो लैटिन से आया है, आल्मा माटर। आल्मा माटर, इसका मतलब है वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आपने पढ़ाई की हो। ये एक बहुत ही सम्मान और अपनेपन से भरा शब्द है। लोग अक्सर अपने आल्मा माटर को दान देते हैं या उसके बारे में गर्व से बात करते हैं। पर इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है ना? मुझे याद है, ये बहुत सुंदर है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है पोषक माँ, नरिशिंग मदर। ये आइडिया ही कितना खूबसूरत है। ये कहता है कि एक शिक्षण संस्थान सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देता, वो एक माँ की तरह आपका बौद्धिक और चारित्रिक पालन पोषण करता है। वो आपको दुनिया के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, ये शिक्षा को एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक रिश्ता बना। क्रिटिक, आराम कुर्सी वाला आलोचक। हाँ, मेरे एक चाचा जी हैं, वो दुनिया के हर मसले पर राय दे सकते हैं, सोफे से उठे बिना। क्रिकेट हो, राजनीति हो, उनके पास हर चीज का समाधान है। वो मेरे लिए परफेक्ट आर्मचेयर क्रिटिक है। हाँ, हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं। ये वो लोग हैं जो सलाह तो देते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम कभी खुद किया ही नहीं होता। स्रोत का उदाहरण भी यही कहता है। अपने ऑफिस में बैठकर न्याय करना आसान है। इसमें एक तरह का ताना छिपा है कि बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। और इसी के बिल्कुल उलट एक दूसरा मुहावरा है जो मुझे बहुत पसंद है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। युवा कंधों पर पुराना सिर। हाँ, ये कमाल का कॉन्सेप्ट है ना? एक तरफ आर्मचेयर क्रिटिक है जिसके पास अनुभव नहीं, सिर्फ बातें हैं, और दूसरी तरफ ये नौजवान है जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ है। बिल्कुल, जैसे स्रोत में लिखा है, 15 साल की उम्र में ही वो बहुत समझदारी भरी सलाह देता है। कभी कभी लगता है कि ऐसे लोग अपनी उम्र से ज्यादा जी चुके होते हैं। सही बात है, लेकिन क्या हर कोई इतना गहरा होता है? कुछ लोग तो बिल्कुल एन ओपन बुक की तरह होते हैं, एक खुली किताब। हाँ, उनके चेहरे पर सब लिखा होता है, मन में कुछ छिपा ही नहीं रहता। और ये अच्छी बात भी है और बुरी भी। भरोसे के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है, आप जानते हैं कि वो इंसान सच्चा है। पर अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, मान लीजिए कोई डील कर रहे हैं, तो खुली किताब होना आपके लिए कमजोरी बन सकता है। अच्छे लोगों की बात। पर एक और मुहावरा है जिसमें थोड़ी उदासी, थोड़ी टीस छिपी है। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड। हमेशा दुल्हन की सहेली, कभी दुल्हन नहीं। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ शादी से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान की कहानी है जो बहुत प्रतिभाशाली है, मेहनत भी करता है और मंजिल के बेहद करीब पहुंचता है, पर आखिरी जीत उसे कभी नहीं मिलती। ओह, वो हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाता है। हाँ, ये तो बहुत दुखद एहसास है और ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। करियर में प्रमोशन किसी और को मिल जाना, किसी स्पोर्ट्स टीम में हमेशा वाइस कैप्टन रह जाना, या प्यार में हमेशा बेस्ट फ्रेंड बनकर रह जाना। सही, इसमें किस्मत का खेल भी है और शायद आखिरी मौके पर खुद पर भरोसे की कमी भी। ये लोगों के स्वभाव की परतें तो कमाल की हैं। अब जरा उन मुहावरों की तरफ चलते हैं जिनमें ताकत और कंट्रोल की बात होती है। चलिए। पहला ही मुहावरा है एन आयरन हैंड, एक लोहे का हाथ। सुनते ही एक सख्त छवि बनती है। और मतलब भी वही है, बहुत कठोरता से शासन करना, कोई नरमी नहीं, जैसे स्रोत में नए प्रिंसिपल का उदाहरण है। लेकिन दिलचस्प बात तब होती जब हम इसकी तुलना एक और मिलते जुलते मुहावरे से करते हैं। कौन सा? एन आयरन विल, एक लोहे की इच्छा शक्ति। दोनों में लोहा है, पर फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है और बहुत बारीक भी। एन आयरन हैंड यानी लोहे का हाथ दूसरों पर बाहरी कंट्रोल को दिखाता है, ये ताकत बाहर की तरफ है। अच्छा। जबकि एन आयरन विल यानी लोहे की इच्छा शक्ति खुद पर आंतरिक कंट्रोल को दिखाती है। यह आपके अंदर की ताकत है, आपका दृढ़ संकल्प। ओ, तो एक तानाशाह लोहे के हाथ से राज करता है, लेकिन एक एथलीट लोहे की इच्छा शक्ति से ओलंपिक की तैयारी करता है। एकदम सही पकड़ा। एक का लोहा दूसरों को दबाता है, दूसरे का लोहा खुद को बनाता है। वाह। और जब बात रणनीति और ताकत की हो तो एक और मजेदार मुहावरा है एन एस इन द होल। हाँ, ताश के खेल से आया ये। छेद में एक इक्का, मतलब कोई छुपा हुआ तुरुप का पत्ता जिसके बारे में किसी को पता ना हो, एक ऐसा सीक्रेट हथियार जो आप आखिरी वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये आपका प्लान बी है। अब इसकी तुलना कीजिए एन एरो इन द क्विवर से, यानी तरकश में एक तीर। हाँ, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों ही हमारे हथियार हैं, है ना? फर्क ये है कि तरकश में तीर एक ऐसा विकल्प है जिसके बारे में आपको और शायद दूसरों को भी पता है।
वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, वो एक ज्ञात साधन है। हाँ, जैसे स्रोत में कहा गया कि डेटा एनालिसिस हमारी समस्या को सुलझाने के लिए तर्कश में एक तीर है, लेकिन छेद में इक्का एक ऐसा राज है जो सबको चौंका देता है। वो एक सरप्राइज अटैक है। समझ गए। एक तैयारी है, दूसरा हैरानी। अब एक और मुहावरा है जो थोड़ा शाही सा लगता है, अपील टू सीजर। सीजर से अपील। हाँ, ये सीधे रोमन इतिहास से जुड़ा है। रोमन कानून में अगर किसी को लगता था कि उसे स्थानीय अदालत में न्याय नहीं मिला, तो उसे सीधे सम्राट यानी सीजर से अपील करने का हक था। वो आखिरी उम्मीद होती थी। बिल्कुल। तो आज भी इसका मतलब यही है कि जब छोटे अधिकारी या मैनेजर बात ना सुने, तो सीधे सबसे बड़े बॉस के पास पहुंच जाओ। हाँ, जैसे स्रोत में उदाहरण है कि मैनेजर ने नहीं सुनी तो उन्होंने सीधा सीईओ को ही चिट्ठी लिख दी। यहाँ सीईओ ही आज के सीजर हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम में हमेशा एक आखिरी दरवाजा होता है। ये भी कमाल है कि कैसे एक मामूली सा फल भी ताकत, प्यार और झगड़े तीनों का प्रतीक बन सकता है। चलिए, सेब को ही ले लीजिए। ये भाषा की खूबसूरती है। एक ही चीज के कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे प्यारे वाले से, एप्पल ऑफ वंस आई। किसी की आंख का तारा। हाँ, या आंख का सेब, मतलब कोई ऐसा जो आपको बहुत प्यारा हो, जिसे आप कलेजे से लगा कर रखते हैं। जैसे सबसे छोटी बच्ची अपने दादा की आंखों का तारा है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। यही सेब बन जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कलह का सेब। या झगड़े की जड़। इसकी जड़ एक पुरानी ग्रीक कहानी में है, जहां एक सुनहरे सेब पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए, और उस एक सेब ने 3 देवियों के बीच ऐसा झगड़ा करवाया कि एक पूरा युद्ध छिड़ गया। अरे वाह! तो एक ही सेब एक तरफ बेशुमार प्यार का प्रतीक है और दूसरी तरफ भयंकर झगड़े की वजह। सही। स्रोत का उदाहरण भी यही है कि विरासत की जमीन भाइयों के बीच कलह का सेब बन गई। और सेब से जुड़ा एक्शन भी है, अपसेट द एप्पल कार्ट। सेब की गाड़ी पलटना। सोचिए, कोई मेहनत से अपनी सेब की गाड़ी सजाकर ले जा रहा हो और कोई आकर उसे पलट दे। मतलब किसी की बनी बनाई योजना पर पानी फेर देना। हाँ, किसी अच्छे भले चलते काम में गड़बड़ कर देना। जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी कुछ उल्टा सीधा बोलकर बना बनाया खेल मत बिगाड़ो। और आखिर में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सेब और संतरे, ये तुलना का एक बुनियादी नियम सिखाता है। मतलब दो ऐसी चीजों की तुलना मत करो जिनका कोई मेल ही ना हो। बिल्कुल। जैसे कोई कहे कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं या मैराडोना। अरे भाई, दोनों अलग अलग खेल के बादशाह हैं। उनकी तुलना करना तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हुआ। एकदम। ये मुहावरा हमें तर्क करना सिखाता है। चलिए अब समझ, विश्वास और सुलह की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पहला मुहावरा है एन आई ओपनर, आंखें खोल देने वाला। हाँ, ये उस अनुभव के लिए है जो आपको हिला कर रख दे और दुनिया देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। स्रोत में दिया गया उदाहरण बहुत दमदार है। कौन सा? झुग्गी बस्ती का दौरा करना शहर की गरीबी को लेकर एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था। बिल्कुल। और इसका ठीक उल्टा है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, विश्वास की एक वस्तु। इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा। आई ओपनर एक चौंकाने वाला नया सच है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, जबकि आर्टिकल ऑफ फेथ एक ऐसा विश्वास है जिसे आप बिना किसी सबूत के बस दिल से मानते हैं। एक अटूट श्रद्धा की तरह। हाँ, तो एक आपकी आंखें खोल रहा है और दूसरा एक तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वास करने जैसा है। जैसे उसके लिए व्यापार में ईमानदारी एक अटूट विश्वास है। सही कहा। और जब विश्वास टूटते हैं तो सुलह की जरूरत पड़ती है। उसके लिए एक बहुत सुंदर मुहावरा है, एन ऑलिव ब्रांच। एक जैतून की टहनी, ये शांति का प्रतीक है ना? हाँ, शायद बाइबल की कहानी से, जहां नूह की नाव पर कबूतर जैतून की टहनी लेकर आता है। एकदम सही। इस बात का संकेत कि प्रलय खत्म हो गई है, तो जैतून की टहनी बढ़ाना मतलब शांति के लिए पहला कदम उठाना, सुलह की पेशकश करना। जैसे झगड़े के बाद किसी को कॉफी पर बुलाना। बिल्कुल। और जहां एक तरफ सुलह की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ है एन अबाउट टर्न, एक पूरा मोड़। या जिसे हम कहते हैं पलटी मार जाना। हाँ 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 हाँ। ये तब होता है जब कोई अपनी बात या फैसले से 180 डिग्री घूम जाए। अक्सर ऐसा तब होता है जब जनता का दबाव पड़ता है। अच्छा, जैसे स्रोत में नेता का उदाहरण है जो सार्वजनिक आलोचना के बाद अपने बयान से पूरी तरह पलट गया। वही। ये दिलचस्प है। कुछ लोग इससे कमजोरी मानते हैं कि अपनी बात पर टिके नहीं रहें,
और कुछ लोग इसे बड़कपन मानते हैं। कि गलती का एहसास होने पर राय बदल ली। हाँ, ये नजरिए की बात है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, मेहनत और उलझन। इसमें एक मुहावरा है जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, एन अपहिल टास्क। एक चढ़ाई वाला काम। नाम में ही मेहनत छिपी है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, वैसे ही कोई भी ऐसा काम जो बहुत कठिन हो और जिसमें बहुत जोर लगे, वो अपहिल टास्क है। ये हमें बताता है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, जैसे शुक्रवार तक इस रिपोर्ट को खत्म करना एक अपहिल टास्क लग रहा है। और अब हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। अल्फाबेट सूप। हाँ, अक्षरों का सूप। चक्र पूरा हो गया। कैसे? देखिए, अपहिल टास्क शारीरिक या मानसिक मेहनत को दिखाता है, लेकिन अल्फाबेट सूप उस दिमागी उलझन और झुंझलाहट को दिखाता है जो मुश्किल भाषा से पैदा होती है। अच्छा, ये दोनों ही आज की जिंदगी की सच्चाई हैं। हम मेहनत भी करते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। बिल्कुल। और अक्षरों का सूप जैसा मजेदार अनुवाद उस कंफ्यूजन को एकदम सही पकड़ लेता है। आर्गस आइड, इसका हिंदी मतलब हुआ आर्गस आंखों वाला, है ना? मतलब बहुत ज्यादा चौकस। ये सुनते ही किसी पौराणिक कहानी का एहसास होता है। स्रोत में उदाहरण है कि एक सुरक्षा गार्ड इतना चौकस था कि उसने छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ ली। आपका एहसास बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीधे ग्रीक पौराणिक कथाओं से आता है। आर्गस एक विशालकाय दैत्य था जिसकी 100 आंखें थीं, और दिलचस्प बात यह है कि उसकी सारी आंखें एक साथ कभी नहीं सोती थीं, हमेशा कुछ आंखें खुली रहती थीं। तो जब हम किसी को आर्गस आइड कहते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि वो ध्यान दे रहा है। अच्छा। बल्कि हम एक ऐसी सतर्कता की बात कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जो 24 घंटे जागती रहती है। 100 आंखें, क्या गजब की कल्पना है। ये तो ध्यान से देखो कहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मुहावरा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है? मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही गंभीर या असाधारण सतर्कता के लिए होता होगा? ज्यादातर हाँ। आप इसे रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तब काम आता है जब आपको किसी ऐसी निगरानी की बात करनी हो जिसमें कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे कोई जासूस? हाँ, कोई जासूस, कोई खोजी पत्रकार, या फिर कोई बहुत ही सख्त बॉस। ये उस स्थिति में एक नाटकीयता और वजन जोड़ देता है। समझ गया। अब सतर्कता से तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त तस्वीर है आर्म टू द टीथ, यानी दांतों तक हथियारों से लैस। ये सुनकर ही दिमाग में एक बहुत ही आक्रामक छवि बनती है। जैसे स्रोत में बताया गया है कि लुटेरे पूरी तरह हथियारों से लैस होकर बैंक में घुसे। और यहाँ भी तस्वीर का असली मजा उसके लाक्षणिक इस्तेमाल में है। ये सिर्फ असली हथियारों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इसका इस्तेमाल किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, एक वकील जो किसी बड़े केस के लिए अदालत जा रहा है, वो भी आर्म टू द टीथ हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसके हथियार होंगे सबूत, तर्क और पिछले मामलों के हवाले। इसका मतलब है कि वो हर सवाल और हर हमले के लिए तैयार है। ये अधिकतम तैयारी का प्रतीक है। ये दिलचस्प है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल खासकर गैर सैन्य मामलों में ये मुहावरा थोड़ा पुराना या ज्यादा ही आक्रामक लगता है? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, ये मुहावरा थोड़ा पुराना जरूर है और इसकी जड़ें युद्ध में है, लेकिन इसकी तस्वीर इतनी मजबूत है कि ये आज भी असरदार है। ये तुरंत बता देता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ तैयार नहीं है, बल्कि वो जीतने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। सही बात है। ये तैयारी में गंभीरता और आक्रामकता का पुट डालता है, जो वेल प्रिपेयर्ड जैसा सामान्य वाक्यांश नहीं कर सकता। बिल्कुल। और तैयारी के साथ ही आती है निरंतरता। एक मुहावरा है जो बहुत आम है, अराउंड द क्लॉक, यानी घड़ी के चारों ओर या 24 घंटे। जैसे अस्पताल का स्टाफ मरीजों की देखभाल के लिए लगातार काम करता है। ये घड़ी की सुइयों की एक बहुत ही साफ तस्वीर है जो बिना रुके घूमती रहती हैं। बिल्कुल। ये समय की निरंतरता को एक भौतिक क्रिया से जोड़ता है। ये बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका है ये बताने का कि कोई काम बिना रुके दिन और रात लगातार चल रहा है। ये आधुनिक 24/7 दुनिया का एक तरह से भाषाई प्रतीक बन गया है। ये मुहावरा अराउंड द क्लॉक तो अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, लेकिन भाषा हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है। कभी-कभी स्पष्टता दिखाने के लिए भी बड़ी मजेदार तस्वीरों का सहारा लिया जाता है। तो चलिए अब स्पष्टता और भ्रम की तस्वीरों को देखते हैं। ये एक बेहतरीन विरोधाभास है।
भाषा एक ही समय में शीशे की तरह साफ भी हो सकती है और कीचड़ की तरह धुंधली भी। बिल्कुल। एक तरफ है एज क्लियर एज अ बेल, यानी एक घंटी जितना स्पष्ट। घंटी की आवाज कितनी साफ और अलग होती है, भीड़ में भी पहचानी जा सकती है। स्रोत का उदाहरण भी यही कहता है कि उसके निर्देश इतने स्पष्ट थे कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। यहाँ घंटी की उपमा बहुत सोच समझकर चुनी गई है। घंटी की आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो गूंजती है और बाकी शोर को काट देती है। तो जब कोई बात घंटी जितनी स्पष्ट होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो समझ में आ गई, बल्कि ये कि उसमें अस्पष्टता या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। मतलब एकदम साफ। एकदम साफ। और फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो मुझे बहुत मजेदार लगता है। एज क्लियर एज मड, यानी कीचड़ जितना स्पष्ट। ये तो सरासर व्यंग है। बिल्कुल। कीचड़ में आप कुछ नहीं देख सकते, वो पूरी तरह से अपारदर्शी होता है। जैसे प्रक्रिया के बारे में उसका स्पष्टीकरण कीचड़ जितना साफ था। ये भाषा में व्यंग की ताकत का एक शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुझे समझ नहीं आया, ये बहुत ही मजाकिया और असरदार ढंग से कह रहा है कि समझाने वाले ने इतना बुरा काम किया है कि स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, बिल्कुल। ये उस झुंझलाहट को आवाज देता है जो हमें तब महसूस होती है जब कोई आसान सी बात को भी उलझा देता है। सोचकर ही हंसी आ जाती है। किसी को ये कहना उसकी बेइज्जती करने जैसा है। हमने देखा कि भाषा विचारों को कैसे साफ या धुंधला करती है। अब देखते हैं कि वो लोगों के स्वभाव और व्यवहार की तस्वीरें कैसे बनाती है। यहाँ तो तस्वीरों का पूरा खजाना है। हाँ, क्योंकि इंसान खुद बहुत जटिल होते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए भाषा को भी बहुत रचनात्मक होना पड़ता है। चलिए चालाकी से शुरू करते हैं। एक क्लासिक मुहावरा है एज स्लाई एज अ फॉक्स, यानी एक लोमड़ी जितना चालाक। लोक कथाओं से लेकर आज तक लोमड़ी को हमेशा चालाक माना जाता है। स्रोत का वकील वाला उदाहरण इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, जो गवाह से जिराह करने में बहुत चालाक था। यहाँ स्लाई शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। अंग्रेजी में ये हमेशा एक तारीफ नहीं होती। वाइज यानी बुद्धिमान होना एक सकारात्मक गुण है, लेकिन स्लाई होने का मतलब अक्सर होता है तिकड़मी या धोखेबाज होना। ये एक ऐसी चतुराई है जो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। तो जब हम किसी को लोमड़ी जैसा चालाक कहते हैं तो हम उसकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ उसके इरादों पर भी एक तरह की टिप्पणी कर रहे होते हैं। ये बहुत जरूरी न्यूआंस है। अब चालाकी के उल्टे छोर पर चलते हैं, मूर्खता। और यहाँ तो भाषा ने कुछ बहुत ही अजीब और मजेदार तस्वीरें बनाई हैं। जैसे एज डाफ्ट एज अ ब्रश, यानी एक ब्रश जितना मूर्ख। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। भला एक ब्रश मूर्ख कैसे हो सकता है? इसका कोई तार्किक जवाब नहीं है, और यही इसका मजा है। कुछ मुहावरे तर्क पर नहीं बल्कि सिर्फ ध्वनि और बेतुकेपन पर चलते हैं। डाफ्ट और ब्रश साथ में बोलने में अजीब और मजेदार लगते हैं। तो बस ऐसे ही। हाँ, ये सिर्फ ये कहने का एक हास्यप्रद तरीका है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मूर्ख है। इसकी कोई गहरी व्युत्पत्ति नहीं है, ये बस भाषा का खेल है। तो ये सिर्फ मजे के लिए है। एक और है जो थोड़ा ज्यादा तार्किक लगता है, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, यानी दो छोटे तख्तों जितना मोटा। यहाँ मोटा या थिक का मतलब शायद दिमाग से मोटा होना है। बिल्कुल। कई भाषाओं में मोटा या घना शब्द का इस्तेमाल कम बुद्धि के लिए किया जाता है, जैसे किसी की मोटी खोपड़ी हो जिसमें बात आसानी से न घुसती हो। दो छोटे तख्तों की तस्वीर इस विचार को और भी ठोस बना देती है। मतलब लकड़ी के दो बेजान मोटे टुकड़े। हाँ, यह मूर्खता की एक बहुत ही सीधी और थोड़ी अपमानजनक तस्वीर है। अब लोगों के व्यवहार पर आते हैं। एक बहुत ही प्यारा मुहावरा है, एज गुड एज गोल्ड, यानी सोने जितना अच्छा। खासकर अच्छे व्यवहार वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। स्रोत का उदाहरण है कि लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे। सोना कीमती, शुद्ध और भरोसेमंद होता है, तो जब कोई बच्चा सोने जैसा अच्छा होता है तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार अनमोल है, उसमें कोई खोट नहीं है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये माता पिता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होती है, इसीलिए ये उपमा इतनी असरदार है। और इसके ठीक विपरीत है, एज अ हार्ड एज अ नेल, यानी कील जितना कठोर। जैसे कोई मैनेजर जो मोल भाव करते वक्त बिल्कुल नहीं पसीजता। कील छोटी, सख्त, ठंडी और भावनाहीन होती है। सही। और कील का काम होता है चीजों को जबरदस्ती एक साथ जोड़कर रखना, जिसके लिए उसे सख्त और न झुकने वाला होना पड़ता है। इस मुहावरे की खूबी ये है कि ये संदर्भ के हिसाब से सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अच्छा, कैसे? एक मुश्किल बातचीत में कील जितना कठोर होना एक जरूरी गुण हो सकता है, लेकिन अगर आपका दोस्त मुश्किल समय में कील जितना कठोर व्यवहार करे तो ये एक बहुत ही नकारात्मक बात होगी। ये भावनाहीनता का प्रतीक है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है।
अब एक और भावना की बात करते हैं, उत्साह। एज कीन एज मस्टर्ड, यानी सरसों जितना उत्सुक। ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। नए रंगरूट प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। क्या इसका संबंध सरसों के तीखे स्वाद से है? बिल्कुल। इसका एक बहुत दिलचस्प इतिहास है। 17वीं शताब्दी में एक वाक्यांश था, कीन ऑन मस्टर्ड, जहाँ कीन का मतलब सिर्फ उत्सुक नहीं बल्कि तीखा या तेज भी होता था। सरसों का स्वाद भी तीखा और तेज होता है, जो आपकी इंद्रियों को जगा देता है। हाँ बिल्कुल। तो ये मुहावरा उस तीखेपन को उत्साह की तीव्र भावना से जोड़ता है। जैसे सरसों का स्वाद आपको तुरंत हिट करता है, वैसे ही उत्साह आपको किसी काम के लिए तुरंत ऊर्जा से भर देता है। ये एक संवेदी अनुभव को भावना में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। अब भीतरी स्वभाव से बाहरी शारीरिक अवस्था पर आते हैं। यहाँ भी कुछ क्लासिक मुहावरे हैं, जैसे एस फिट एज अ फिडल, यानी एक सारंगी जितना फिट। मैं हमेशा सोचता था कि सारंगी ही क्यों, कोई और वाद्य यंत्र क्यों नहीं? इसका एक संभावित कारण ये है कि पुराने जमाने में फिडल शब्द का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए होता था जो सही स्थिति या गुड ऑर्डर में हो। एक सारंगी को अच्छी आवाज निकालने के लिए पूरी तरह से सही बनावट, सही कसे हुए तार और सही सुर में होना पड़ता है। अगर उसमें जरा सी भी कमी हो तो वो बेसुरी हो जाती है। तो फिट एज अ फिडल का मतलब है किसी ऐसी चीज की तरह होना जो अपनी उत्तम स्थिति में है और पूरी तरह से सही काम कर रही है, यानी उत्तम स्वास्थ्य। ये तो बहुत तार्किक लगता है। कुछ मुहावरे तो बहुत ही सीधे और आधुनिक हैं, जैसे पूरी तरह गंजे व्यक्ति के लिए एज बॉल्ड एज अ क्यू बॉल, यानी क्यू बॉल जितना गंजा। स्नूकर या बिलियर्ड्स की सफेद, चिकनी और चमकदार गेंद, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। हाँ, ये एक आदर्श आधुनिक उपमा है। क्यू बॉल की छवि हर कोई जानता है, पूरी तरह से गोल, चिकनी, बिना किसी बाल या निशान के। ये गंजे सिर की एक सटीक और हास्यप्रद तस्वीर पेश करती है। और ये दिखाता है कि मुहावरे कैसे समय के साथ नई चीजों और छवियों को अपनाते रहते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी, जो शायद सबसे ज्यादा सुनने में आता है, एज डेड एज अ डोर नेल, यानी एक दरवाजे की कील जितना मृत। हम इसे अक्सर कार की बैटरी या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दरवाजे की कील इतनी खास तौर पर मृत क्यों मानी गई? ये एक बहुत ही पुराना और फैसिनेटिंग मुहावरा है। पुराने जमाने में जब कीलें हाथ से बनती थीं, तो दरवाजे को मजबूत बनाने के लिए कीलों को लकड़ी में ठोकने के बाद दूसरी तरफ से हथौड़े से मोड़कर चपटा कर दिया जाता था। अच्छा। इस प्रक्रिया को क्लिंचिंग कहते थे। एक बार जब कील मुड़ गई तो उसे सीधा करके दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन था। वो हमेशा के लिए बेकार हो जाती थी, तो वो पूरी तरह से और स्थायी रूप से मृत हो जाती थी। क्या बात है! इसीलिए ये मुहावरा किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल काम नहीं कर रही और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। वाह, ये तो भाषा के इतिहास में एक छोटा सा सफर करने जैसा था। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से में हैं, जहां मुहावरे हमें चेतावनी देते हैं या फिर किसी सच्चाई पर जोर देते हैं। जैसे आस्क फॉर ट्रबल, यानी मुसीबत मांगना। इसका मतलब है ऐसा व्यवहार करना जिससे समस्याएं पैदा होना लगभग तय हो। ये मुहावरा बहुत मनोवैज्ञानिक है। ये किसी व्यक्ति के लापरवाह काम को सिर्फ एक गलती नहीं बताता, बल्कि उसे समस्याओं के लिए एक सक्रिय निमंत्रण के रूप में पेश करता है। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। कहने का मतलब है कि जो भी बुरा नतीजा होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना। हाँ, ये जिम्मेदारी सीधे उस व्यक्ति पर डाल देता है। बिल्कुल। और आखिर में एक ऐसा वाक्यांश जो हम बातचीत में बहुत इस्तेमाल करते हैं सच्चाई बताने के लिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी वास्तव में या सच तो ये है कि। इसका इस्तेमाल किसी गलतफहमी को दूर करने या कोई अतिरिक्त अक्सर आश्चर्यजनक जानकारी देने के लिए होता है। हाँ, ये एक बहुत ही उपयोगी संवादात्मक उपकरण है। यह एक संकेत की तरह काम करता है कि अब जो कहा जाने वाला है वो शायद सुनने वाले की उम्मीदों से अलग होगा। यह धारणा से वास्तविकता की ओर एक बदलाव लाता है। जब कोई कहता है मैंने सोचा था कि वो व्यस्त है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरे सप्ताह खाली है, तो वो अपनी बात पर जोर भी दे रहा है और एक छोटा सा आश्चर्य भी पैदा कर रहा है। तो आज हमने इन मुहावरों के जरिए भाषा की चित्रकारी की एक पूरी प्रदर्शनी देख ली। आगज़ाइद की पौराणिक सतर्कता से लेकर एज डाफ्ट एज अ ब्रश की बेतुकी मूर्खता तक, हर मुहावरा अपने आप में एक छोटी सी दुनिया समेटे हुए है। सबसे बड़ी बात जो मैं सीख रहा हूं वो ये है
कि भाषा अर्थ बताने के लिए कितनी शक्तिशाली और कभी-कभी कितनी अजीब तस्वीरों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, मुहावरे रोजमर्रा की भाषा की कविता हैं। ये जटिल विचारों और भावनाओं के लिए शॉर्टकट हैं, जो हमारी साझा सांस्कृतिक समझ और छवियों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें समझना सिर्फ शब्द सीखना नहीं है, बल्कि किसी भाषा की आत्मा में झांकने जैसा है, या जानने जैसा है कि उस संस्कृति में किन चीजों को चालाक, मूर्ख, कीमती या बेकार माना जाता है।